नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का पर्व चल रहा है। आप सभी को उड़ान आईएएस अकादमी परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर दोस्तों, इस त्योहार के मौसम में भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई से निरंतर जुड़े रहें। इसीलिए समसामयिकी के अगली श्रृंखला के अंतर्गत मैं कुछ टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, इसके अलावा हम एक टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एवं सूचकांकों पर चर्चा करेंगे। ये दो टॉपिक आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि साल भर के जो सम्मान हैं, जो पुरस्कार हैं, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स और रिपोर्ट्स, ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं इसको दो पार्ट में आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि सम्मान के कुछ हिस्से है ना, पुरस्कार एवं सम्मान का कुछ हिस्सा जो है ये इसमें इस वीडियो के अंतर्गत छूट जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता था कि ये पार्ट वाइज आप तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा इंडेक्स और रिपोर्ट वाले हिस्से को भी मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। तो एक वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, और इसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्सेस, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब दूसरा पार्ट इस वीडियो का आएगा तो उसमें हम अन्य पुरस्कारों और सम्मानों की और बचे हुए जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम कौन कौन से पुरस्कार और सम्मानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पद्म पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि पद्म पुरस्कार जो है ये 2023 के लिए अनाउंस हो गया है, दिया भी जा चुका है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 31वां सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पर हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद्म पुरस्कार। आप सभी को पता होगा कि भारत में सिविल जो सोसाइटी है उसको दिए जाने वाले सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारों में से 3 पुरस्कार आते हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये होते हैं। इसके बाद फिर भारत रत्न की बारी आती है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्मश्री की यदि हम बात करें तो ये किसी भी क्षेत्र में उच्च सेवा की विशिष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में देश की उच्चतम स्तर पर जाकर के यदि आप सेवा करते हैं तो वो पद्मश्री से आपको सम्मानित किया जाता है। इसके बाद पद्म भूषण की यदि बात करें तो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में यानी सिविल क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। यदि पद्म विभूषण की बात करें तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है पद्म विभूषण से। ये जो तीनों प्रकार के पुरस्कार हैं ये नागरिक सम्मान के अंतर्गत आते हैं। ये सैन्य सम्मान नहीं है। सैन्य सम्मान के अंतर्गत आप महावीर चक्र, परमवीर चक्र, इस प्रकार के चक्र पुरस्कार सुनते हैं, लेकिन ये जो सम्मान होते हैं ये नागरिक सम्मान होते हैं। अब यदि हम बात करें पद्म पुरस्कार 2023 के विजेताओं की, तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण दिए गए हैं और 91 पद्मश्री सम्मान जो है ये दिए गए हैं। इन सम्मानों के अंतर्गत 19 महिलाओं को शामिल किया गया है। 19 महिलाएं जो हैं इसके प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 6, 9 और 91। ये पद्मश्री हैं, ये पद्म भूषण है और ये है पद्म विभूषण। तो ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो है जिस प्रकार का अब पैटर्न हो चला है सीजीपीएससी का, वो आपको पूछता है एमसीक्यू बेस्ड, यानी आपको बहुत सारे पॉइंट्स देता है, उसमें से सही कथनों का आपको चयन करना होता है। तो सबसे पहले तो ये संख्या याद रखिएगा, 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री जो हैं इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यदि हम बात करें पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण की,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये 6 लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बालकृष्ण दोषी, इनको वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर पर हैं जाकिर हुसैन, आप सभी को पता होगा ये भारत के मशहूर तबला वादक हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर हैं एसएम कृष्णा, इन्हें लोक कार्य यानी पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पद्म विभूषण 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर है मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और इन्हें दिया गया है लोक कार्य यानी पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर। इसके बाद दिलीप महालनोबिस, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर ये जो पद्म विभूषण है इससे सम्मानित किया गया है। फिर हैं श्रीनिवास बर्दवान, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से। तो सबसे पहले तो सर हमको इन सबके 6 के नाम याद करने हैं। सबसे पहले आप नाम याद रखिए, बालकृष्ण दोषी, फिर है जाकिर हुसैन, फिर है एसएम कृष्णा, फिर है मुलायम सिंह जी को भी लोक कार्य में दिया गया है। इसके बाद है दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास बर्दवान। इसको याद करने का तरीका क्या होगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं कृष्णा वाले 2 नामों को अलग कर देता हूं। एक है एसएन कृष्णा और दूसरा है बालकृष्ण। ये दोनों जो हैं इनको दिया गया है, एसएन कृष्णा और बालकृष्ण दोषी। कृष्णा से 2 लोगों का नाम याद रहेगा। इसके बाद नाम याद रखिएगा मुलायम दिलीप, ये नाम याद रखिएगा। मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस, ये नाम याद हो गए सर। इसके बाद आप याद रखिएगा जाकिर हुसैन और एक बच गए हमारे श्रीनिवास बर्दवान, तो इसको जाकिर निवास ऐसा याद रख सकते हैं। तो ये 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। कृष्णा नाम से 2 लोग हैं, एक एसएन कृष्णा, दूसरा बालकृष्ण दोषी। फिर याद रखना है मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस। फिर है जाकिर हुसैन और श्रीनिवास बर्दवान। ये 6 लोगों को पद्म विभूषण 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश ये है कि मैं केवल नाम बता करके आगे ना बढ़ूं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये याद कराने की कोशिश करूं। चलिए, तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है, 6 नाम आपको याद हो जाएंगे। क्या क्या याद रखना है सर? कृष्णा से 2 हैं, इसके बाद मुलायम दिलीप है, दिलीप मुलायम है, ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसा चाहें, याद होने से मतलब है। मुलायम दिलीप और जाकिर हुसैन और श्रीनिवास बर्दवान, ये 6 लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्धमान, असल में वो बर्दवान नहीं, वर्धन है। ओके, चलिए। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, इन 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किनको किनको याद रखना है सर? देखिए, दिलीप, बालकृष्ण दोषी और मुलायम सिंह यादव। तो एक चीज तो यहां से याद रख सकते हैं कि जो दिलीप मुलायम था, है ना, उसको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है, मुलायम दिलीप को। इसके अलावा जो दोषी है उसको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, मेरा उद्देश्य यहां पर आपको केवल याद कराना है। तो याद करने के लिए आप जैसा तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं। अल्टीमेटली एग्जाम में रिजल्ट यानी वो ये मैटर करता है कि आपको ये याद हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए,
तो ये 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ेंगे तो पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को। वैसे ये नाम नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, नाम नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बस ये संख्या यदि आप याद रखें तो काम चल जाएगा। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें एस.एल. भैरप्पा, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। कपिल कपूर, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला, इन्हें वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। फिर है दीपक धर्ज, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वाणी जयराम जी को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर, इन्हें कला के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। स्वामी चिन्ना जियर, इन्हें अन्य कैटेगरी के अंतर्गत आध्यात्मिक कैटेगरी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं कमलेश डी पटेल, इन्हें भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति जी को आप सभी जानते होंगे, सुधा मूर्ति जी को, है ना, नारायण मूर्ति जी की पत्नी है वो। इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये 9 लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। 6 के नाम आपने याद किए। 6 के नाम क्या क्या है सर? तो फिर से एक बार आपको बता दूं, 6 नाम हैं, जिसमें सबसे पहले कृष्ण नाम से 2 हैं। कृष्णा नाम से एक बालकृष्ण दोषी और दूसरा एस.एन. कृष्णा। फिर आते हैं मुलायम दिलीप, मुलायम दिलीप, तो दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव। फिर जाकिर निवास, तो जाकिर हुसैन और श्रीनिवास वर्धन और श्रीनिवास वर्धन, शायद दिख ना रहा हो आपको, फिर भी आपको याद कराना है मुझे, ठीक। तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 9 लोगों के नाम आप नहीं याद कर सकते, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछता, यहां से क्वेश्चन यदि पूछेगा तो संख्या से पूछेगा, संख्या आप याद रखेंगे। फिर आते हैं पद्मश्री के अंतर्गत। तो पद्मश्री में आप सभी को पता है 91 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन 91 लोगों में 3 जो लोग हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। 3 जो लोग हैं ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, जिसमें पहला नाम आता है उषा बारले जी का। उषा बारले आप सभी को पता होगा, पंडवानी की विख्यात कलाकार हैं और पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात करने का श्रेय जितना तीजन बाई को जाता है, उषा बारले जी को भी उतना ही श्रेय जाता है। इन्होंने भी अपने समय में बहुत संघर्ष किया है और अंततः आज उनके प्रयासों को सम्मान दिया गया है पद्मश्री के रूप में। तो पद्मश्री के रूप में सम्मानित किया गया है उषा बारले जी को। इन्हें पंडवानी कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद डोमर सिंह ध्रुव, इन्हें नाचा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें ये बिल्कुल एकदम बहुत भावुक हो गए थे जब इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के बारे में पूछा गया कि आपको तो पद्मश्री मिल रहा है, तो ये बड़े भावुक हो गए थे कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी कला को इतना सम्मान मिलेगा, है ना। छत्तीसगढ़ी में गोठियात्री से बहुत भावुक। उनको देख करके आप बोलेंगे कि इनको तो बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि लगभग 5200 मंचों पर नाचा का ये प्रदर्शन कर चुके हैं। 5200 मंच, समझिए 5200 मंचों पर ये अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इसी उत्कृष्ट कार्य को ध्यान में रख करके भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है।
फिर है अजय कुमार मंडावी जी, इन्हें काष्ठ कला के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर, असल में इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं अजय कुमार मंडावी जी का भी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो पीढ़ी अब जो प्लास्टिक पर निर्भर है उसको यदि हम काष्ठ से बनी हुई चीजें देते हैं तो वो बड़े अभिभूत हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये क्या नया अचंभा वाला चीज है, वो बड़े गौर से देखते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो काष्ठ कला से नवयुवकों को जोड़ना, नई पीढ़ी को काष्ठ कला से जोड़ने के लिए अजय कुमार मंडावी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये बिल्कुल डिजर्व करते थे ये तीनों। एक उषा बारले जी, दूसरा डोमर सिंह कुंवर जी और अजय कुमार मंडावी जी, इन तीनों को कला के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कला का नाम याद रखिएगा, उषा बारले जी पंडवानी से संबंधित है, डोमर सिंह कुंवर जी जो हैं ये नाचा से संबंधित कलाकार हैं और अजय कुमार मंडावी जी जो हैं ये काष्ठ कला से संबंधित व्यक्तित्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर ये पद्मश्री की बात हो रही है, यहां पर पद्मश्री सम्मान डोमर सिंह कुंवर जी, ये हैं डोमर सिंह कुंवर जी, यहां पर लिखा है नाट्य नाच के नायक। इसके बाद उषा बारले जी हैं, उषा बारले जी पंडवानी फोक सिंगर फ्रॉम दुर्ग, परफॉर्मिंग नेशनली एंड इंटरनेशनली, पद्मश्री 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। फिर हैं अजय कुमार मंडावी जी, यह है वेटरन क्राफ्ट्स पर्सन, लकड़ियों से ये काष्ठ कला का प्रदर्शन करते हैं, या काष्ठ कला जो है इसका ये प्रदर्शन करते हैं। वुडन कार्विंग ट्रेंड 200 प्लस माओइस्ट प्रिजनर्स, इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि जो नक्सली हैं, नक्सली उनको समाज की जो आपकी धारा है, मुख्य धारा, उससे जोड़ने के लिए इन्होंने लगभग जेल में कैद लगभग 200 कैदियों को काष्ठ कला से जोड़ा है, 200 कैदियों को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 200 ऐसे कैदी जो कि नक्सलिज्म से जुड़े थे, उनको अपनी आजीविका का निर्वहन करने के लिए इन्होंने वुडन जो कार्विंग है ना, जो काष्ठ कला है वो उनको सिखाई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा इन्होंने रोट बाइबल इन कैलीग्राफी ऑन 384 वुडन पेजेस, 384 लकड़ियों के पेजों पर, है ना, लकड़ियों के पेजों पर इन्होंने क्या किया है, बाइबल को लिखा है, बाइबल कैलीग्राफी की है। इसके अलावा फॉर्म्ड शांता आर्ट ग्रुप, इन्होंने शांता आर्ट ग्रुप का नाम से एक संस्था बनाई है, शांता आर्ट ग्रुप, याद रखेंगे इसको, शांता आर्ट ग्रुप। और ये जो शांता आर्ट ग्रुप है ये बेसिकली काम क्या करती है, ये रिहेबिलिटेशन करने का काम करती है कैदियों का, यानी उनके पुनर्वास के लिए आप क्या करते हैं कि उन कैदियों को सिखाते हैं लकड़ियों से बनाई जाने वाली कलाकृतियां, उनको सिखाते हैं बनाना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और शांता आर्ट कला के संस्थापक हैं ये अजय कुमार मंडावी जी, और इनको इनके उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तित्व जिन्हें पद्मश्री सम्मान 2023 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है यह है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए साहित्य के लिए दिया जाता है और वर्ष 2023 के अंतर्गत इसके प्राप्तकर्ता हैं जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखिएगा, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को, और ये हैं आपके वो साहित्य, ये वो उपन्यास है जिसके लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, टाइम शेल्टर।
जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान जी को। वहीदा रहमान, आप सभी को पता होगा कि ये पुराने फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। गाइड जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जिसमें जो एक माइलस्टोन मानी जाती है भारतीय सिनेमा की। तो उस योगदान को याद करते हुए इन्हें दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड अलग होता है, वो दिया गया है, उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो दिया गया है रेखा जी को, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत। ठीक है, वो नाम इसी नाम से, इन्हीं के नाम से मिलता है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार। वो दिया गया है किसको? रेखा जी को। लेकिन वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये नेशनल अवार्ड जो आप सुनते हैं, इसके अंतर्गत ये दिया जाता है। नेशनल जो पुरस्कार है, जो फिल्मों को दिया जाता है, उसके अंतर्गत वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि वहीदा रहमान जी जो हैं, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली 8वीं महिला बन गई हैं। इसके पहले देविका रानी को ये पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम प्राप्तकर्ता महिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड की। इसके बाद रूबी मेयर्स को यह पुरस्कार दिया गया। फिर कानन देवी को यह पुरस्कार दिया गया है 1976 में। दुर्गा खोटे को दिया गया 1983 में। लता मंगेशकर को 1989 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा भोसले जी को वर्ष 2000 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2022 में आशा पारेख जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये जब पुरस्कार आशा पारेख जी को दिया गया था तो मैंने इसको आपसे अपडेट भी कराया था। चलिए, तो ये 8वीं महिला हो गई हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहां देखिए, इन महिलाओं को भी मिल चुका है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो एक चीज तो ये याद रखना कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से बिल्कुल अलग होता है। उसका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है रेखा जी को। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड ऐसा लिख करके आएगा बाकायदा, लेकिन यहां पर अगर सीधा पूछे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा, वहीदा रहमान जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, पीआईबी की वेबसाइट है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की, और यहां पर आशा पारेख जी की फोटो है। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख टू बी ऑनर्ड विथ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। ये 30 सितंबर 2022 को यह सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2023 नहीं, असल में 2020 के लिए दिया गया है, और है ना, ये भी याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान 2022 होगा, सॉरी, ये 2022 होगा। ठीक है, 31वां सरस्वती सम्मान 2022 ये दिया गया है तमिल लेखिका शिव शंकरी को। ये है शिव शंकरी, जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें दिया गया है वर्ष 2019 में, इन्होंने एक संस्मरण लिखा था सूर्य वामसम, उसके लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यदि मैं सरस्वती सम्मान की बात करूं तो सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित किया गया है। यह हर साल किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यह सम्मान दिया जाता है किसी भारतीय को, दिया जाता है किसी भारतीय भाषा में लिखे गए साहित्य के लिए, और वो जो साहित्य है वो पिछले 10 साल के भीतर ही प्रकाशित हुआ रहना चाहिए। तो 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह सम्मान दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपके लिए है एग्जाम के लिए कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है तमिल लेखिका शिव शंकरी को। आगे बढ़ते हैं।
अगला है 32वां व्यास सम्मान। देखिए, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, ये तीनों लगते एक जैसे लेकिन सब अलग अलग है। ये जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का एक साहित्य आया था, एक उपन्यास है जिसका नाम है पागल खाना। और ये जो पागल खाना है ये ऐसे लोगों की कहानी है जो कि आधुनिकता से अलग जीना चाहते हैं। ये देखिए यहां पर इसके, मेरे ख्याल से इसके टेब में इसमें होगा, है ना, कवर पेज में, उन पागलों की कथा जो जीवन को बाजार से बड़ा मानते रहे। ऐसे लोगों की कहानी है इसमें जो कि आधुनिकता से अलग जीवन जीना चाहते थे, बाजार से अलग अपने जीवन को देखते थे। वो बाजार में जो उधेड़ बुन लगी रहती है, पैसे के पीछे लोग भागते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए, इस कहानी के जो नायक हैं या इस कहानी के जो पात्र हैं वो ऐसे मित्र हैं जो कि आधुनिकता से एकदम अलग, आधुनिकता से बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल खुशी के लिए दौड़ते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं। तो ये बहुत शानदार साहित्य है और आपको यदि मौका मिले तो बिल्कुल पढ़िए इसको। ये ज्ञान चतुर्वेदी जी की रचना है पागल खाना, और ये हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी जिन्होंने ये साहित्य लिखा है और इस साहित्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है 32वें व्यास सम्मान 2022 से। 1991 में ये व्यास सम्मान शुरू किया गया था और ये जो व्यास सम्मान है ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। याद रखेंगे, आपके फैक्ट बढ़ाने के लिए आपके काम आएगा। ये जो सम्मान है ये पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो एक अंतर तो मेरे ख्याल से आपको सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में स्पष्ट दिख रहा होगा। वहां पर यह लिखा है कि किसी भी भाषा में लिखा होना चाहिए, लेकिन यहां पर किसी भी भारतीय द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है इसमें 4 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। तो नाम याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कोविड के बाद 2 लोगों को 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया गया था दामोदर मौजो को, और 56वां जो है यह दिया गया था नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन जो कि असमिया भाषा के लेखक थे, उन्हें 56वां, जबकि दामोदर मौजो जो कि कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं, कोंकणी भाषा गोवा की राजभाषा है, आप सभी को पता होगी। कोंकणी भाषा के जो साहित्यकार हैं दामोदर मौजो, इन्हें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 56वां किनको मिला सर? तो ये मिला है नीलमणि फुकन जी को, जबकि 57वां किसको मिला? दामोदर मौजो को। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रति वर्ष प्रदान किया जा सकता है, केवल एक जन को दिया जाता है। ये जैसे हम एक क्राइटेरिया रखते हैं ना कि भारत रत्न एक साल में इतने लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जाएगा, वैसे ही ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और इसको एक साल में केवल एक व्यक्ति को ही दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत किसको सम्मानित किया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी टोटल 23 भाषाओं के अंतर्गत यह साहित्य सम्मान प्रदान किया जा सकता है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्लस अंग्रेजी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को यह प्रदान किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी पढ़ते हैं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को, और ये मलयालम भाषा के लेखक थे। 1968 में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यानी हिंदी का खाता कब खुला? ये खुला सर 1968 में।
1965 से लेकर के 1965, 66, 67 3 सालों तक हिंदी के किसी साहित्यकार को सम्मानित नहीं किया गया था। 1968 में सुमित्रानंदन पंत जो हैं इनको हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि 1918 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अंग्रेजी भाषा के साहित्य का खाता तो 2018 में खुला है, जब अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित याद रखना चाहिए। हो सकता है ये आपको एग्जाम में पूछ दे। चलिए, तो ये कब चालू हुआ है? 1965 में चालू हुआ है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। हिंदी भाषा का पहला 1968 में मिला सुमित्रानंदन पंत को। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को मिला है। इसके अलावा अगर 56वें की बात करें तो 56वां पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन को, असमिया भाषा के लेखक हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। तो ये हैं हमारे दामोदर मौजो साहब, इनको सम्मानित किया गया है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों से ही क्वेश्चन आपको पूछता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। उनका साहित्य है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, ये झारखंड के लेखक हैं। और तुमड़ी आप जानते हैं, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में तुमा बोल देते हैं, ऐसे लौकी जैसे फल रहता है, देखे होंगे, है ना? तो उसको बोला गया है तुमड़ी। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए इनको वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ये हिंदी भाषा के लेखक हैं। वहीं अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को यह सम्मान दिया गया है उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान की यदि हम बात करें तो डॉक्टर उदयनाथ झा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों के नाम आप एकदम अच्छे से याद रखिए, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में दिया गया है बद्रीनारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, जबकि अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। चलिए अगले पुरस्कार पर चलते हैं। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए इन दोनों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य अकादमी जो है ये दो लोगों को मिला है, एक तो मिला है बद्रीनारायण को और एक मिला है अनुराधा राय को। ये दोनों को याद रखना है। हालांकि साहित्य अकादमी जो है ये भी 24 भाषाओं में मिलता है, 23 भाषाओं में, सॉरी, ये भी 23 भाषाओं में मिलता है। लेकिन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है ये मिला है किसको? अतुल कुमार राय को। ये देखिए पुस्तक का नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है अतुल कुमार राय, यहां लिखा है, और ये है अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा इस साहित्य के लिए मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। बहुत ही शानदार रचना है, ये बिल्कुल ग्रामीण अंचल पर आधारित रचना है। आप चाहे तो बिल्कुल इसको पढ़िएगा। ग्रामीण अंचल में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, खासकर जो यूपी बिहार वाला जो हिस्सा है, यानी मैं अगर कहूं कि पूर्वी, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, पश्चिमी तो नहीं, बिहार वाला हिस्सा तो नहीं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां पर के शब्दावलियों का बहुत जबरदस्त प्रयोग किया गया है यहाँ पे इस साहित्य में। तो इसको जरूर पढ़िएगा कभी मन करे तो। फिलहाल याद रखिएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है चांदपुर की चंदा को। रचनाकार हैं अतुल कुमार राय। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 ये पुरस्कार दिया गया है वनस्थली विद्यापीठ को। वनस्थली विद्यापीठ जो है ये
आदिम क्षेत्रों में यानी अनुसूचित क्षेत्रों में जाकर के वहां विद्या अध्ययन का काम करवाती है। यानी बच्चे जो हैं, जो विद्यालय को छोड़ चुके हैं, आदिम क्षेत्रों के बच्चे, उन बच्चों को फिर से विद्यालय में लाना, न्यूनतम फीस पर उन्हें या मुफ्त शिक्षा का प्रावधान उनके लिए किया गया है वनस्थली में। इसके अलावा बहुत सारे जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा। तो वनस्थली विद्यापीठ को इन्हीं सब कार्यों के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पुरस्कार है एबल पुरस्कार 2022। ये 2023 है, इसको सुधार लेंगे, है ना। एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसको गणित का नोबल भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इसको गणित का नोबल भी कहते हैं, गणित का नोबल पुरस्कार एबल पुरस्कार को ही कहा जाता है। वर्ष 2023 के लिए लुइस कैफरली, नाम याद रखेंगे, लुइस कैफरली को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये नाम। एबल पुरस्कार किसको दिया गया? लुइस कैफरेली को। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेक्शन आपका आता है महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सूचकांकों को मैंने कवर किया है जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है। जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए, तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, ये 2023 में जारी हुआ है, वर्ष 2022 के डाटा के आधार पर, और इसको जारी करता है वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये एक जर्मनी की संस्था है जो कि काम करती है कि भूखमरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, है ना, उनका सर्वेक्षण करे और उनसे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करे। प्रथम स्थान पर है बेलारूस सहित 17 देश, यानी ये ऐसे देश हैं जहां पर भूखमरी सबसे कम है। भारत के रैंक की यदि मैं बात करूं तो भारत 111वें स्थान पर है, और इसीलिए ये बहुत विवादित रिपोर्ट भी रहा है। इसको याद रखेंगे, ये रिपोर्ट बहुत विवादित रहा है क्योंकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि हम आपके आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इस रिपोर्ट के यदि आप आंकड़ों की बात करेंगे तो यहां पर पाकिस्तान जैसे देश, अफगानिस्तान वाले देश, अफगानिस्तान जैसे देश जो हैं ये हमसे आगे हैं। हम जो इनको गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, जब अफगानिस्तान में सत्ता पलटी तो उस समय आप सभी जान रहे हैं कि वहां पर एक भूखमरी जैसे हालात बन गए थे। वहां पर हमने उनको खाद्य सुरक्षा दी और हम ही उनसे पीछे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, इसलिए ये विवादित रहा है रिपोर्ट। फिलहाल विवादित है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ष 2023 में 111वें रैंक पर भारत हमको खड़ा हुआ दिखता है। अब इसकी जो गणना है, प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो 4 संकेतकों को जोड़ता है। ये 4 संकेतक क्या है सर, जिसके आधार पर आप जीएचआई स्कोर निकालते हैं? पहला है इसमें अल्प पोषण, यानी जनसंख्या का वो भाग जिसको उसके उम्र के हिसाब से या उसके आकार के हिसाब से, हाइट विड्थ वगैरह सब देखते हैं, उस आकार के अनुसार उसको भोजन या यूं कहा जाए कैलोरी का सेवन उसके लिए अपर्याप्त है, यानी उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसमें अल्प पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरा, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें बौनापन का स्तर क्या है? ये देखिए, बौनापन, जाहिर सी बात है बौनापन सीधे तौर पर जुड़ा होता है आपके पोषण से, और पोषण जुड़ा होता है खाद्य सुरक्षा से, और खाद्य सुरक्षा जो है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। अब बौनापन का स्तर क्या है ये भी देखा जाता है इस
इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बाद है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का कहने का मतलब ये होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन जो है उनकी लंबाई के अनुसार बहुत कम है। देखिए 5 साल से बच्चों के लिए 2 रैंक है, एक तो पोषण यानी बौनापन है और दूसरा उनकी लंबाई के अनुसार उनका वजन कम है। आप सबको पता होगा वजन त्योहार हमारे यहाँ कराया जाता है। वो वजन जो है वो बेसिकली इसीलिए कराया जाता है कि बच्चे जो बढ़ती अवस्था में हैं, क्योंकि ये 1 से 5 साल तक की जो अवस्था होती है एकदम तेजी से बढ़ने की काल होता है। इस काल में बच्चे का वजन जो है उसके उम्र के अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि नहीं बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुपोषण की समस्या है, और यदि ये वजन दिखता है तो ये गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट चेक किया जाता है वो है चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर भी आप 2 अलग अलग स्तरों पर देखते हैं और दोनों के द्वारा इसका आकलन किया जाता है ना। असल में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, IMR जिसको हम बोलते हैं, ये 2 अलग अलग स्तरों पर हम देखते हैं। एक हम देखते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में, 6 माह तक के बच्चों में, और उसके बाद हम देखते हैं 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों में। तो इस अवधि तक यदि आप देखोगे तो अपना मान लो कोई बच्चा है, वो यदि 5वें जन्मदिन से पहले किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो कितने बच्चे मर रहे हैं अपने जन्मदिन से 5वें जन्मदिन के बीच में, ये आकलित किया जाता है और इस आंकड़ा को भी शामिल किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत। तो ये 4 चीजें हैं जिसको शामिल किया जाता है। क्या क्या चीजें हैं सर? तो सबसे पहले अल्प पोषण है, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग यानी बौनापन है, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई जो है वो उम्र के अनुपात में कितना है ये देखा जाता है, और चौथा देखा जाता है IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या जिसको आप बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ये 4 चीजें काउंट की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के लिए। अब यदि भारत में इन चारों चीजों की स्थिति यदि आप देखें तो सबसे पहले बच्चों में बौनापन है 35.5%। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 वाला जो आंकड़ा है वो हमको बताता है। ये जो रिपोर्ट है जिसको आप NFHS 5 भी बोलते हैं, 5वां संस्करण है NFHS का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका 5वां संस्करण है, जिसके अनुसार भारत में बच्चों में बौनापन का स्तर जो है ये 35.5% है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हर 100 में से 35 बच्चे ऐसे हैं जो अपने उम्र के हिसाब से लंबाई प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इसका सीधा सा रीजन क्या होगा सर? इसका सीधा सा रीजन होगा कुपोषण, क्योंकि कुपोषण नाम का जो चीज है ये बच्चों के ग्रोथ में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो 100 में से 35 बच्चे जो हैं ये कुपोषित हैं हमारे यहां, अकॉर्डिंग टू NFHS 5। अब आगे बढ़ेंगे तो भारत में अल्प पोषण की व्यापकता कितनी है? अल्प पोषण की व्यापकता ये है 16.6%, यानी हमारे यहां 16.6% लोग जो है ये अति अल्प पोषित हैं। इनको पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता है, और ये आंकड़े किसके हैं? विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ये हालिया आंकड़ा है जो कि हमको भारत में अल्प पोषण की व्यापकता के बारे में बताता है। अब तीसरी चीज, भारत में बच्चों में वेस्टिंग दर लगभग 18.7%। कहने का मतलब लगभग 19% बच्चे जो हैं ये अपने उम्र के हिसाब से लंबाई प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी कारण है सर, सीधी सी बात, कुपोषण। और ये आंकड़ा भी आपको कहां मिलेगा? NFHS 5 के अंतर्गत, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है उसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, तो ये है 3.1%। बाल मृत्यु अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह, ये जनवरी 2023 में आंकड़े जारी किए गए थे। तो ये स्थिति है हमारे यहां, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपने ये रिपोर्ट बनाया है। तो जाहिर सी बात है
इतने बड़े बड़े जब आंकड़े आपको दिखेंगे, इतने बड़े बड़े आंकड़े आपको दिखेंगे तो कुपोषण दर तो ज्यादा निकलेगा ही। कुपोषण दर ज्यादा निकल रहा है तो उसी के आधार पर ही हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने यह कहा है कि हम आपके आंकड़े जो हैं इसको वैध नहीं मानते हैं, और इसीलिए इस आंकड़े को एक सिरे से खारिज कर दिया भारत सरकार ने, और ये कहा कि ये एक विवादित आंकड़ा है और इसको हम नहीं मानते हैं। चलिए, तो इस पूरे सिस्टम में या इस पूरे पेज में अगर आपको कुछ याद करने को कहा जाए तो आप याद करिए सबसे पहले तो कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, जारी कौन करता है ना। प्रथम स्थान पर बेलारूस, याद नहीं भी रखेंगे तो चलेंगे लेकिन मेरे हिसाब से याद रख लेना चाहिए प्रथम स्थान पर। भारत की रैंक याद रखिएगा, भूखमरी 111, ठीक है, हंगर इंडेक्स 111, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं इसमें? 4 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अल्प पोषण, दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, बौनापन, तीसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, या ऐसा कहें कि जिनकी लंबाई जो है, लंबाई वजन के अनुसार कम है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिनका वजन जो है उनकी लंबाई के अनुसार कम है। और चौथा है आईएमआर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। अब इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में एक बार देखा गया था। पूछा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। ये नवाचार सूचकांक जो है ये औद्योगिक क्षेत्रों में जो रोजगार दिए जा रहे हैं उसमें किए जा रहे नवाचार पर आधारित होता है, और इसको संस्था जो जारी करती है उसका नाम है विपो, WIPO, WIPO, इसका मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहे तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है विपो, इसका एब्रिविएशन होता है विपो। इसी को हिंदी में बोला जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इस रिपोर्ट की यदि आप माने तो भारत जो है ये 40वें रैंक पर है नवाचार में, यानी हम 40वें सबसे बेहतर देश हैं जो कि अपने औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार करते हैं। तो यहां से आपका आंसर, या यूं कहा जाए कि भारत का स्थान कितना मिल जाता है हमको, 40। प्रथम स्थान पर जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड काफी समय से इसमें प्रथम स्थान पर है, और भारत की जो रैंक है वो है 40वीं। चलिए, अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये सूचकांक हमको बताता है कि कौन से देश में मीडिया का स्तर क्या है। इसके अनुसार ये जो रिपोर्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप सुने होंगे कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। तो उस समय मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस लोकतंत्र की रक्षा करे। भारत में यदि स्थान देखा जाए, विश्व में यदि भारत के मीडिया का स्थान देखा जाए तो भारत की जो मीडिया है उसको पूरे विश्व में 161वां स्थान मिला है। आप यहां से समझ सकते हैं कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम कितना है। चलिए, प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, और ये जो रिपोर्ट है ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये इसको जारी करता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत की जो रैंक है ना, सबसे पहले तो नॉर्वे ये पहले नंबर पर आपको दिख रहा है।
इसका जो स्कोर है वो है 95.18। इस रैंक में ऐसा होता है कि जो 100 अंक के जितने नजदीक होगा उसमें प्रेस फ्रीडम उतना अच्छा माना जाता है। तो नॉर्वे का स्कोर है 95.18। यहां से आप समझ सकते हैं कि वहां पत्रकारिता का स्तर क्या है। भारत में यदि स्कोर की बात करें तो भारत में स्कोर है 36.62। 36.62। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि भारत में मीडिया का स्तर क्या है। 161वें नंबर पर है भारत। चलिए, तो ये डेटा याद रखिएगा क्योंकि ये व्यापम के एग्जाम में बहुत पूछता है। याद रखिएगा, व्यापम जो है उसके लिहाज से ये तीनों फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको नाम बदल के दे देगा, है ना। जैसे एक में पूछ देगा कभी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, इसी को बोल देगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की स्थिति क्या है या भारत की रैंक क्या है, प्रथम स्थान पर कौन है और इसको जारी करता कौन है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये तीन चीजें इस इंडेक्स के अंतर्गत पर्याप्त हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रैंकिंग है या अगला जो इंडेक्स है वो है विश्व खुशहाली सूचकांक या इसी को बोला जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये देश कितने खुशहाल हैं इस बात पर रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसको जारी करता है UNSDSN यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसको इंग्लिश में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें काबिज है फिनलैंड, यानी फिनलैंड सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इसके बाद भारत के स्थान की यदि बात करें तो भारत 125वें स्थान पर काबिज है। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश में शामिल है। चलिए, तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच जिसको आप कहते हैं हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है इसे। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। यानी जहां पर लैंगिक असमानता सबसे कम है वो देश है आइसलैंड। होना ही है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी सी आबादी है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जेंडर गैप बहुत ज्यादा होगा नहीं। भारत के स्थान की बात करें तो भारत 127वें नंबर पर काबिज है। यह हमारे लैंगिक अंतराल की स्थिति को स्पष्ट करता है कि हमारे यहां लैंगिक अंतराल कितना है। फिर ये जो रिपोर्ट है ये ऐसा नहीं है कि केवल जनसंख्या के आधार पर आप बता देते हैं, नहीं, ये जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है ये बेसिकली 4 प्रमुख आयामों में देशों का मूल्यांकन करता है। यानी जो रैंकिंग तैयार की जाती है जेंडर गैप की, ये 4 आधारों पर बनाई जाती है। पहला इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कितना अवसर दिया जाता है, इस बात पर आधारित होता है। दूसरा, शिक्षा का अवसर। शिक्षा का अवसर महिलाओं को पुरुषों के समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, स्वास्थ्य पर आधारित और जो लाइवलीहुड है, ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये उत्तरजीविता। इसके अलावा राजनीतिक सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि लोकसभा या विधानसभा या कोई भी जो चुनी हुई सरकार है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है। तो ये 4 चीजों पर आधार बना करके ये रैंक जारी किया जाता है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है
इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति है 127वीं, प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। अब यहां 2017 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो आपको जारीकर्ता का नाम पूछा है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। जारीकर्ता का नाम पूछा है आपको, तो कौन जारी करता है इसको? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जो है ये किसी भी देश में चुनाव के दौरान, किसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां होती हैं उसके आधार पर बनाया गया एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार प्रथम स्थान पर जो देश काबिज है वो डेनमार्क है, यानी सबसे अच्छा लोकतंत्र यदि किसी देश में है तो वो देश कौन सा है? डेनमार्क। ऐसा कहना है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 का। अब यदि भारत की बात करें तो भारत की रैंक हो जाती है इसमें 108वीं। हमारा देश भले ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन अभी भी चुनावी लोकतंत्र के अंतर्गत हम बाकी विश्व से बहुत पीछे हुए हैं, बहुत पिछड़े हैं। तो इसमें हमें अपनी रैंकिंग सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए 17 तारीख को जो मतदान होना है, आप जाइए बिल्कुल मतदान कीजिए। 7 तारीख वाले तो कर चुके, अब 17 वाले बिल्कुल मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र की आधारशिला यदि कहीं है तो आपके मत में है, और आप वोटिंग करेंगे अच्छे राज्य के लिए तो आपको अच्छा राज्य मिलेगा। चलिए, तो भारत का जो स्थान है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में यह है 108वां। जारीकर्ता कौन है सर? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कभी कभी ये एब्रीविएशन ही दे देता है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये इसको जारी करता है। अगली रिपोर्ट जो है ये है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, और ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली 3 चीजों पर आधारित होती है। आगे चर्चा करेंगे वैसे, है ना। चलिए उसी को पहले देख लेते हैं। देखिए, ये 3 चीजों पर आधारित होती है, यानी 3 बुनियादी आयामों पर इसमें बात की जाती है। एक होता है लंबा और स्वस्थ जीवन यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा शिक्षा यानी एजुकेशन, और तीसरा होता है सभ्य जीवन स्तर, यानी आप बोल सकते हैं सभ्य जीवन स्तर में लाइवलीहुड जो है इसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये 3 चीजें जो हैं इसको आधार बना करके 4 संकेतक बनाए जाते हैं। संकेतक यानी इंडिकेटर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए 3 आयाम होते हैं लेकिन संकेतक 4 होते हैं। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए 1 संकेतक होता है, शिक्षा के लिए 2 संकेतक होते हैं, और फिर सभ्य जीवन स्तर के लिए 1 संकेतक होता है। देखिए कौन कौन से। यदि लंबा और स्वस्थ जीवन यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हिंदी में बोला जाता है जीवन प्रत्याशा, इसको भी याद रखेंगे, शब्द आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जो है इसके लिए एक जो सूचक है, सूचकांक है, संकेतक है, वो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी बर्थ के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है वो इसमें काउंट किया जाता है। दूसरी चीज, शिक्षा के लिए मैंने बताया कि 2 इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। एक तो यह किया जाता है कि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी भारत में जो बच्चे हैं वो औसतन किस उम्र तक विद्यालय में रहते हैं। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी कितने समय तक बच्चे जो हैं ये विद्यालय में रहते हैं, ठीक है, विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। इसके बाद प्रति व्यक्ति सरल राष्ट्रीय आय यानी GNI के आधार पर आप सभ्य जीवन स्तर को नापते हैं, जीवन स्तर को।
तो जीवन प्रत्याशा ये स्वास्थ्य को बताता है, स्वास्थ्य, इसके बाद शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। इन तीनों को मिला करके आप कैलकुलेट करते हैं इन तीन चीजों को, लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और सभ्य जीवन स्तर को। और इन चार सूचकांकों के आधार पर ही आप फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं मानव विकास सूचकांक। तो ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ये जैसे जीवन प्रत्याशा शब्द हो गया, ये शामिल होता है इस इंडिकेटर में। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी कितने समय जो है बच्चा जो है औसतन वो स्कूल में बिताता है। इसके बाद स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी कितना साल जो है बच्चा स्कूल में बिताना चाहिए। और इसके बाद प्रति व्यक्ति सरल राष्ट्रीय आय, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी ये जीवन स्तर को डिफाइन करता है। अब इसके आधार पर आप बनाते हैं HDI, मानव विकास सूचकांक। अब यदि मानव विकास सूचकांक 2022 की बात करूं तो प्रथम स्थान पर जो देश काबिज है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे बेहतर है पूरी दुनिया में। अब भारत के रैंक की बात करूं, भारत का स्थान तो ये है 132। भारत का मानव विकास मूल्य जो है ये है 0.633, और ये आपको एग्जाम में कई बार पूछता है। ये HDI वैल्यू भी पूछता है, रैंक भी पूछता है, प्रथम स्थान पर कौन है ये भी पूछता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी पूछता है। क्योंकि अभी जब आप बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, तो सतत विकास के अंतर्गत आप इन सारे फैक्टर को तो शामिल करते ही है ना। स्वास्थ्य है, जो यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल आपके डिसाइड किए हैं, जिसको आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा है, SDG लक्ष्य जो 2030 तक आपने खत्म करने की बात कही है, उसके अंतर्गत आपका स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, जीवन स्तर भी है। तो जाहिर सी बात है ये आपके HDI वैल्यू को दिखाता है। चलिए, तो भारत का स्थान 132वां, HDI वैल्यू कितनी है तो 0.633। प्रथम स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। जारी कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्क्रीनशॉट, ये फोटो मैं आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये इमेजेस बैठे। चलिए ये देखिए, ये इमेज में वहीं से ही लिया गया है, HDI से ही, है ना। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके लिए संकेतक क्या होता है सर, ये देखिए इंडिकेटर, यहां लिखा है डायमेंशन, यहां लिखा है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म पर जीवन प्रत्याशा। दूसरा है नॉलेज, नॉलेज। अब नॉलेज के दो इंडिकेटर बताए हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसके बाद अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी एक सभ्य जीवन स्तर। GNI पर कैपिटा, याद रखिएगा वो GNI नहीं है, GNI पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति आय आप बोल सकते हैं, है ना। यहां पर मैंने गलती से GNI बोल दिया था, GNI पर कैपिटा ऐसा, या इसी को आप बोल सकते हो प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक, चलिए, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको एकदम अच्छे से तैयार करेंगे। ये देखिए भारत की रैंक 132, इंडिया, इसमें HDI वैल्यू दी हुई है 0.633, लास्ट ईयर कितनी थी 0.609, ऐसा करके इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021। ठीक है, ये असल में 2021 नहीं 2022 होना चाहिए। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। इसको जारी किया जाता है, एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये इस रिपोर्ट को जारी करती है। यदि वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति में प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क, यानी ये ऐसे देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार की वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम भ्रष्टाचार यहां पर होते हैं।
भारत के स्थान की बात करें तो भारत 85वें स्थान पर है। अब समझ जाइए हमारे यहाँ करप्शन का स्तर क्या है। 85th स्थान पर है 180 देशों में। आउट ऑफ 180 हम 85 स्थान पर हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा इंडिया, यहाँ पर रैंक लिखा है 85, ये स्कोर लिखा है 40, यहाँ भी स्कोर लिखा है 40 आउट ऑफ 100, रैंक लिखा है 85 आउट ऑफ 180। ये वर्ष लिखा है यहाँ 2022, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर? इसमें इंपॉर्टेंट होता है स्थान, भारत का रैंक और जारीकर्ता का नाम। प्रथम स्थान आप नहीं भी याद करेंगे, यहां पर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। चलिए, जारीकर्ता कौन है? तो सर इसको जारी किया जाता है आर्थिक और शांति संगठन। आर्थिक और शांति संगठन, यानी इसी को बोला जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये है IEP, है ना, इसको IEP ऐसा भी बोलते हैं। चलिए, अब यदि इस रिपोर्ट की बात माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। यानी आइसलैंड दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शांति होती है, रहना भी है, नॉर्डिक कंट्री है नहीं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है इनको। ये जो ऊपर के 3-4 कंट्रीज है जो उत्तरी ध्रुव के आसपास पड़ते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है और यहाँ पर जाहिर सी बात है शांति तो होगी। भारत के स्थान की बात करें तो भारत 126वें स्थान पर हमको दिखाई पड़ता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है। यहां पर आप देखेंगे तो भारत की रैंक आपको दिखेगी यहाँ, शायद स्क्रीन में एकदम क्लियर ना दिखे, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो जरूर दिख जाएगा। ये 126 इंडिया, हमारा स्कोर है 2.314। हम पिछले साल की अपेक्षा 2 रैंक आगे बढ़े हैं, इसको याद रखिए। तो 126 जो है ये भारत का स्थान है। ठीक, चलिए रैंक 1 पर कौन है सर? रैंक 1 पर आपको दिखा था ना अभी, रैंक 1, हाँ सॉरी काटना तो, रैंक 1 पर कौन है? तो रैंक 1 पर है यहां पर आइसलैंड, इसको याद रखेंगे। ये देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी कब जारी हुआ? 28 जून 2023 को। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। संस्करण है 17वां, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें शामिल कुल देशों की संख्या है 163। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 3 विस्तृत विषय जो हैं इसको 23 संकेतकों में बांटा गया है। जैसे वहां पर आपने HDI में बांटा था ना, 3 जो आयाम होते हैं उसको 4 संकेतकों में बांटा जाता है, वैसे ही यहां पर 3 जो आयाम हैं उनको 23 इंडिकेटर्स में बांटा गया है, 23 संकेतकों में। ये 3 विषय कौन कौन से हैं? पहला है समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर आप कितने सुरक्षित हैं। दूसरा, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार, यानी आपका आपके पड़ोसियों से और दूसरे देशों से कैसा संबंध है। और तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर, यानी आपकी जो सेना है उसका स्तर क्या है। तो ये 3 चीजें जो हैं इसको शामिल किया जाता है आपके ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंतर्गत। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो 5 सबसे शांतिमय देश कौन से हैं? तो सबसे पहला आइसलैंड, फिर डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रिया। इसमें आइसलैंड का नाम आप याद रखिए, बाकी को याद नहीं भी रखेंगे चलेगा। सबसे अशांत देश आपको देखने को मिलेगा 163 रैंक पर अफगानिस्तान। 163 नंबर पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अब भारत की स्थिति देखिए, वर्ष 2023 में हम 126वें स्थान पर थे,
हैं, मतलब 126वें स्थान पर हम काबिज हैं, जबकि वर्ष 2022 के अंतर्गत हम 135वें स्थान पर काबिज थे। ठीक, 126 चेंज, हाँ +2 बढ़े हैं हम लोग, तो 128 रहा होगा, सॉरी यहाँ पे है ना, ये 128 रहा होगा, क्योंकि ये तो ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है ना। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। वैसे भी 2022 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है 2023 का। तो भारत की रैंक क्या है सर? तो 126 है। अगली रिपोर्ट कौन सी है सर? अगली रिपोर्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, यानी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भारत में कैसी है, या पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। अब इस रिपोर्ट की बात माने तो इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अच्छा, सबसे पहले तो प्रतिस्पर्धात्मकता शब्द को समझना जरूरी है। प्रतिस्पर्धात्मकता जो शब्द है ये बेसिकली हमारे जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके आधार पर विश्व के रैंकिंग निकाली जाती है कि कहां पर औद्योगिकरण का स्तर क्या है, कौन ज्यादा अच्छा उत्पादित कर रहा है, कौन अपने कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो वेलफेयर में लगा रहा है, पब्लिक वेलफेयर में। तो सारी चीजों को काउंट करके आप निकालते हैं क्या? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। बेसिकली इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 4 बिंदुओं को शामिल किया जाता है, 4 बिंदु शामिल होते हैं इसमें। पहला जो बिंदु है उसको बोला जाता है आर्थिक प्रदर्शन। पहला जो बिंदु है उसको बोला जाता है आर्थिक प्रदर्शन, यानी इकोनॉमिक जो फ्रंट है वहां पर आपने कैसा प्रदर्शन किया है। आर्थिक प्रदर्शन, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है, आप कितने बड़े हिस्से को यानी कितनी बड़ी जनसंख्या को आप इनोवेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, क्या छूट दिया जा रहा है, क्या रियायतें दी जा रही हैं, सारी चीजें आपका इसमें काउंट होता है। दूसरा होता है इसमें सरकारी दक्षता। सरकारी दक्षता को भी इसमें शामिल किया जाता है। सरकारी दक्षता कहने का मतलब यह होता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है ना, पूरे विश्व में, विश्व के देशों में यदि देखा जाए तो कौन सा देश जो है वो अपने नागरिकों के लिए कॉम्पिटिटिवनेस के अंतर्गत बेहतर अवसर मुहैया कराता है कि वो औद्योगिक इकाइयां डाल सके। तो ये सरकारी दक्षता के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। आप छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक जो नीति है, उद्योग नीति, वो लाई गई है। उद्योग नीति हम लाते क्यों हैं? ताकि हमारे नागरिकों के बीच में औद्योगिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें, ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जा सके जिससे कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो उद्योग निर्माण के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो और वो लाभ कमा सकें। तो यह है सरकारी दक्षता। तीसरा है व्यापारिक दक्षता। तीसरा होता है इसमें व्यापारिक दक्षता, यानी आपका आपके पड़ोसियों से, पूरी दुनिया के देशों से आप कैसा व्यापार कर रहे हैं, यह भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। और चौथा जो पॉइंट है उसके अंतर्गत शामिल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, यानी जो अधोसंरचना है उसके विकास को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अधोसंरचना विकास, और अधोसंरचना विकास के लिए आप इसलिए सुनते हैं कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी लाई गई है, लॉजिस्टिक नीति लाई गई है। लॉजिस्टिक क्यों लाए जाते हैं, क्यों लॉजिस्टिक नीति क्यों लाई जाती है? ताकि हम बेहतर प्रदर्शन कर सके हमारे इस क्षेत्र में, कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके दूसरे देशों को आमंत्रित कर सके कि भैया हमारे यहाँ निवेश कीजिए। यदि हमारे यहाँ निवेश करेंगे तो आपको बेहतर माहौल मिलेगा कि आप अपने उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है आपके इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो ये 4 पॉइंट को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक तो आर्थिक प्रदर्शन हो गया, दूसरा सरकारी दक्षता हो गई, तीसरा व्यापारिक दक्षता हो गई, और चौथा अधोसंरचना का विकास। अधोसंरचना का विकास जो है इसको एलपीजी के मॉडल के बाद से बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। आप जानते हैं एलपीजी का मॉडल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आया था, जिस समय हमारे जो अर्थव्यवस्था के मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
और उनके नेतृत्व में एलपीजी की नीति जो है ये बड़ी कारगर रही है। और इतनी कारगर रही है कि आज भारत में बहुत सारे देशों के जो उद्योगपति हैं वो निवेश करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वो जब यहाँ निवेश करेंगे तो हमारा औद्योगिक स्तर ऊंचा जाएगा, और औद्योगिक स्तर ऊंचा जाएगा तो हमारा कंपटीशन बनेगा दूसरे देशों के साथ। और इसी प्रतिस्पर्धा को दिखाता हुआ ये सूचकांक है जिसका नाम क्या है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ष 2022। इसको जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी जो है ये इसको जारी करता है। अब अगला सूचकांक, अगली जो रिपोर्ट है वो है सतत विकास सूचकांक 2022, जिसको आप एसडीआर के नाम से भी जानते हैं। एसडीआर इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये वर्ष 2022 के लिए जारी हुआ है, और इस रिपोर्ट को जारी किया है यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसको जारी करता है। अब इस रिपोर्ट की बात माने तो प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। अच्छा, सबसे पहले तो सतत विकास है क्या सर? सतत विकास के जो 30 घटक आप जानते हैं, उन सभी 30 घटकों पर जिस देश ने बेहतर प्रदर्शन किया है उसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। और भारत के स्थान की यदि बात करें तो भारत का स्थान है 121वां। तो यहां पर भी हम काफी पीछे हैं। हमें और मेहनत करनी होगी यदि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना है। सीधी सी बात, सतत विकास हम उसी को बोलते हैं ना। सतत विकास का अर्थ ही ये होता है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, लेकिन भविष्य की जो पीढ़ियां आने वाली है उसके हितों के साथ आप कोई समझौता नहीं करेंगे। आप अपनी कटौती कीजिए लेकिन उनके भविष्य के नोक पर नहीं, या यूं कहा जाए उनके भविष्य के मूल्य पर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मत कीजिए। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक एसडीआर। इसको याद कीजिएगा, पहले स्थान पर फिनलैंड है। भारत का जो स्थान है वो है 121, 121वां। यहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। भारत की जो रैंक है वो है 121। ये देखिए, आउट ऑफ 163, यानी 163 देशों में भारत जो है 121वें स्थान पर काबिज है। तो ये है हाल फिलहाल में चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान और इंडेक्सेस की बात। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने प्रयास किया है कि जितना हो सके आपको इलेबोरेट करके मैं रैंकिंग्स को समझाऊं, जितना हो सके पुरस्कारों को समझाऊं। महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं एग्जाम के लिहाज से मैंने वो सब आपको बताए हैं। आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।